करके जी सर, ओके। जी जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिस्कस किया था और हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी। देन हमने डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट सीखा था और उसे भी आखिर पे कंक्लूड किया कि हाउ टू डिसाइड वेदर वी शुड गो फॉर अ डिस्काउंट और नॉट। आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करने को कहा था और एक EOQ विद डिस्काउंट वाला क्वेश्चन करने को कहा था। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं सॉल्यूशन, ठीक है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स ने की हैं, तो इसलिए मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि जिन लोगों ने मुझे सॉल्व करके सेंड किया है सॉल्यूशन और उनमें थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन है और ऑलमोस्ट 50% ने तो मेरे से शेयर ही नहीं किया, ना व्हाट्सएप ग्रुप पे ना इंडिविजुअली, तो हो सकता है उन्होंने अटेम्प्ट ही ना किया हो। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आपको ये पॉइंट्स क्लियर कर दूं। कुछ तो आप बेटा बिल्कुल बेसिक बेसिक मिस्टेक्स करते हैं। अब आप छोटी क्लासेस में नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो से अगर आप क्वेश्चन को पढ़े ना, तो वो जो गलतियां आप करते हैं आप उनसे आइंदा जो है वो उन गलतियों को आप नहीं करेंगे। एक इशू जो मैं फील कर रहा हूँ और वो मतलब इस लेवल के स्टूडेंट को होना नहीं चाहिए इतना, कि बहुत आसान सी लैंग्वेज होती है और आप लोग उसे अंडरस्टैंडिंग में गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप उसका सोल्यूशन गलत कर देते हैं। तो मैं वो कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो आज इन्हीं क्वेश्चन से आपको बताऊंगा, तो आपने वो ध्यान से ज़रा देख लेना है। वैसे तो हर पेपर में ही आपको वर्डिंग बड़े ध्यान से पढ़नी होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग वही लेनी है जो लिखा हुआ है, ना कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है जो आप चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमने अगर पिछले सवाल में कोई चीज़ पढ़ी है तो हम उसको उसी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं जिस तरीके से हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने चीज़ें वो अंडरस्टैंड करनी है जो लिखी हुई है, ना कि जो आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आप उसे अंडरस्टैंड ना करें, जो लिखा हुआ है उसे अंडरस्टैंड करें। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6। A company is planning to purchase 90,800 units of a particular item in a year ahead. तो ये आपकी एनुअल डिमांड होगी। The item is purchased in boxes, each containing 10 units of the item at a price of 200 per box. कहता 90,800 यूनिट्स आपने खरीदने हैं और वो जो यूनिट्स है ना वो बॉक्सेस में बंद होते हैं, बॉक्सेस में पैक होते हैं और एक बॉक्स के अंदर 10 यूनिट है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस मुझे पता चल जाएंगे। आपके टोटल यूनिट्स है 90,800 और उसने कहा 10 यूनिट का एक पैक है, तो यहां से 9080 बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे कि इतने बॉक्सेस जो हैं
वो आपने खरीदने हैं। तो यूनिट्स खरीदने हैं तो वो 90,800 है, लेकिन उनके बॉक्सेस कितने बनेंगे वो आपके सामने मैंने लिख दिया कि इतने बॉक्सेस होंगे, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर 10 यूनिट मौजूद। द प्राइस पर बॉक्स इज 200, यानी एक बॉक्स का जो रेट है, जो कॉस्ट है, वो 200 है। सेफ्टी इन्वेंट्री ऑफ 250 बॉक्सेस इज केप्ट। सेफ्टी इन्वेंट्री, मैं काफी दिन से एक टर्म बोलता आ रहा हूं, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक ये एक ही चीज है जी। अब ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट सुन लें। बफर स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक इज अ स्टॉक that we have maintained to meet uncertainties in future. I repeat, buffer stock is a stock that we maintained to meet uncertainties in future. अक्सर ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि उसकी कुछ अनसर्टेन डिमांड होगी, कब होगी उसका कोई आइडिया नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने उस अनसर्टेन डिमांड को मीट करने के लिए कुछ स्टॉक एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ये ऐसे ही है कि जैसे अगर आप स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हैं तो आप पेरेंट से कुछ, आपको मंथली बेसिस पे कोई पॉकेट मनी मिलती होगी, आप वो पॉकेट मनी सारी यूज नहीं करते होंगे, कुछ लोग कुछ उसको बचा लेते होंगे कि फॉर फ्यूचर अनसर्टेन नीड्स, कि हो सकता है कि किसी फ्रेंड को कुछ खाना खिलाना पड़ जाए तो मेरे पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि अब्बा जी से तो मैं उस बहाने से नहीं मांग सकता, तो इसलिए मैंने कुछ अपना बचा के रखना है। दैट कैश यू हेल्ड फॉर टू मीट फ्यूचर अनसर्टेन नीड इज योर सेफ्टी स्टॉक ऑफ कैश। इसी तरह अभी जब ये लॉकडाउन वाली खबरें थी, तो लॉकडाउन का जब सुन रहे थे कि लॉकडाउन हो जाना है, तो लोगों ने अपनी 1 मंथ या 2 मंथ से ज्यादा की कंजम्पशन की चीजें स्टॉक कर ली, कि अगर कल को लॉकडाउन हो गया तो फिर हमें खाने पीने में कोई कमी ना रहे, तो हमने अपनी रूटीन से ज्यादा परचेजिंग कर ली। तो वही बात ये कह रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने 250 बॉक्सेस सेफ्टी स्टॉक के तौर पे रखा हुआ है। ये जो सेफ्टी स्टॉक होता है ये हमारे पास हर वक्त पड़ा रहता है। और आपको याद होगा मैंने लास्ट वीक में बताया था कि जब हम कुछ चीज रखते हैं तो हमें उसकी कॉस्ट बियर करना पड़ती है, तो होल्डिंग कॉस्ट इंकर होती है। इसीलिए हम जब होल्डिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन करते थे तो उसकी फॉर्मूला में बफर स्टॉक का नाम आ रहा होता था। आगे पढ़ता हूं। The cost of holding an item in the inventory for a year, including insurance, interest, space cost, कहता है जितने भी खर्चे होते हैं उन सब का जो सम है, that is 15% of purchase price, यानी जितने का मैं खरीदूंगा उसका 15% होल्डिंग कॉस्ट होगी। अब इस स्टेटमेंट की काफी लोगों को समझ नहीं आई। अब पहले होता ये था, हमने जितने भी इसकी क्वेश्चंस किए तो हमें होल्डिंग कॉस्ट वो डॉलर में, रुपीज में दे देता था। अब उसने कहा कि ये 15% होगा परचेज प्राइस, तो इट मींस हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना आनी चाहिए। 15% ऑफ परचेज प्राइस, परचेज प्राइस इज 200, तो 15% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट पर एनम विल बी $30, यानी एक बॉक्स को 1 साल तक मैं होल्ड करूं तो ये जो है आपकी इतनी कॉस्ट आएगी। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट करना है। The cost of placing an order and receiving of order is to be estimated from the cost data collected related to a similar orders when the cost of 5910 were incurred on 30 orders.
अब देखिए हमें चाहिए होता है कॉस्ट पर ऑर्डर, इसने हमें कॉस्ट पर ऑर्डर नहीं दिया, ये कहता है मेरे पैसे लगे थे 5910 जब मैंने 30 ऑर्डर प्लेस किए, तो इसका मतलब है एक ऑर्डर की कॉस्ट निकालनी है, तो वो मैं निकाल सकता हूँ 5910 डिवाइडेड बाय 30, तो 30 ऑर्डर्स की इतनी कॉस्ट है, तो एक ऑर्डर की कितनी कॉस्ट होगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि एक ऑर्डर पे कितनी कॉस्ट इंकर होगी। 5910 डिवाइडेड बाय 30, 197। तो ये जी आपकी कॉस्ट पर ऑर्डर आ गई। आगे क्या लिखता है, 2% शुड बी एडेड टू द अबव ऑर्डरिंग कॉस्ट टू अलाउ फॉर द इन्फ्लेशन। अब देखें इस सवाल में एक पॉइंट ये भी एक्स्ट्रा आ गया, कहता है जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी उसमें आपने 2% ऐड करना है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि ये वाली कॉस्ट पास्ट कॉस्ट है, ये वो पैसे थे जो आपके पहले लगे थे, पास्ट कॉस्ट। तो कहता है इन्फ्लेशन हो गया है, तो जो आपकी अब की कॉस्ट पर ऑर्डर होगी वो इससे 2% ज्यादा होगी। तो अगर इसको 2% बढ़ाना है, गौर से सुनिएगा कैसे बढ़ाना है। एक तरीकाकार तो ये है कि इसका 2% लें इस फिगर का और इसमें ऐड कर दें तो 2% बढ़ जाएगी। अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहें तो इसको 102% कर दें, यानी पहले ये 100% थी, अब ये 2% बढ़ी तो ये 102% हो गई। तो मुझे जरा इसका भी आंसर बता दीजिए कि ये कॉस्ट पर ऑर्डर का क्या आंसर बनेगा। 197 इंटू 102%, 1.02 भी आप कर सकते हैं परसेंटेज खत्म करके। $200.94। ओके, तो ये जी कॉस्ट पर ऑर्डर आपकी आ गई। Assume that the usage of an item will be even over the year। अब इस टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ लें, कहते हैं अज्यूम करें कि ये जो यूजेज है विल बी इवन ओवर द ईयर, यानी यूजेज कितना था, एनुअल यूजेज जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वो 9080 बॉक्सेस हैं। कहता है ये जो यूजेज है ना इवन ओवर द ईयर, इवन ओवर द ईयर का मतलब होता है कि पूरे साल में एक जैसा, यानी अगर मंथली है तो मंथली एक जैसा ये चलेगा, वीकली है तो वीकली एक जैसा होगा, डेली है तो डेली एक जैसी कंजम्पशन है, यूजेज आपका सेम है, अप एंड डाउन नहीं है यूजेज में। हमें करना क्या है, द ऑर्डरिंग क्वांटिटी विच मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। स्क्रीन पे देखें, कहते हैं कि मुझे ऑर्डर क्वांटिटी बताइए, कौन सी ऑर्डर क्वांटिटी, विच मिनिमाइजेस द टोटल कॉस्ट। इसका मतलब है ये कहना चाह रहा है मुझे ईओक्यू बताएं, क्योंकि हमें पता है कि ईओक्यू ही वो क्वांटिटी होती है जिसपे कॉस्ट कम से कम लगती है। तो इट मींस मुझे ईओक्यू की कैलकुलेशन करनी है, तो मैं यहां पे ही कर लेता हूं। EOQ is equal to 2 multiplied by CO multiplied by demand divided by CH under square root। 2 into CO 200.94 into annual demand 9080 divided by CH 200, CH is 30। तो यहां से EOQ का आंसर बताइए, कितने बॉक्सेस आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का साइज है।
जी बच्चों, इसका आंसर बताइएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। $348.76। ये आंसर मुझे बताया गया जी। यानी इतने बॉक्सेस जो हैं वो हम खरीदें। अब देखिए, मैंने बॉक्सेस में कैलकुलेशन की है क्योंकि उसे यहाँ पे लिखना भी मैंने यही था, बॉक्सेस। तो मैंने बॉक्सेस में ही कैलकुलेशन किया है कि आंसर मेरा बॉक्सेस में है, इसीलिए मैंने डिमांड भी बॉक्सेस में लिखा था। 9080 बॉक्सेस थे ये, तो आंसर भी बॉक्सेस आया। अच्छा, अब आपको पता है कि जो बॉक्स होता है वो पूरा मिलता होता है। जो बॉक्स होता है वो पूरा मिलता है, ऐसा नहीं होता कि आपको आधा बॉक्स मिल जाए। तो अगर उसने यहां पे लिखा होता कि टू द नियरेस्ट बॉक्स, कि मुझे टू द नियरेस्ट बॉक्स बताएं, तो फिर टू द नियरेस्ट अगर लिखा होता उसने, तो फिर हमने करना ये था कि ये जो है इसको 349 कर देना था, क्योंकि टू द नियरेस्ट में हम पॉइंट को राउंड कर देते हैं। तो आपको पता है कि सीबी में कंप्यूटर के पास आंसर एक फिक्स फीड होता है, जो अगर आप उसके अलावा कोई आंसर लिखेंगे बेशक सही होगा तो गलत कर देगा। जैसे कि आपसे मैंने टेस्ट लिया तो बहुत सारे बच्चों ने, किसी ने कॉमा लगा दिया तो भी गलत हो गया, किसी ने डेसिमल कम लिखा तो भी गलत हो गया। तो इसी तरह अगर यहाँ पे भी लिखा होता टू द नियरेस्ट बॉक्स, तो आपने अगर 348.76 लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप 349 लिखेंगे। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि अगर उसने टू द नियरेस्ट लिखा हो, टू द नियरेस्ट, तो नियरेस्ट का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद कुछ ना आए। तो फिर आपने टू द नियरेस्ट में 348.76 को जब राउंड किया तो वो 349 बॉक्सेस हो गया। अच्छा, अब जी इसकी एक और रिक्वायरमेंट थी। कहता है, ये रिक्वायरमेंट जरा ध्यान से देखिएगा, दिस विल मीन ऑर्डरिंग द आइटम एवरी। कहता है इसका क्या मतलब बनता है कि आइटम कब ऑर्डर की जाए। यानी कहना ये चाह रहा है कितने हफ्तों के बाद हम ऑर्डर करते हैं, कितने हफ्तों के बाद हम ऑर्डर करते हैं। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए होंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और ये हमें पता है वो होता है एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। एनुअल डिमांड इज 9080 डिवाइडेड बाय 348.76। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बने। मैं साल में कितने ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। 26.03 ऑर्डर्स, यानी मैंने साल में इतने ऑर्डर प्लेस करने हैं। अच्छा, अगर इसको भी टू द नियरेस्ट कर दें तो 26 ऑर्डर्स होंगे जी। ये 26 मैंने कैसे किया, टू द नियरेस्ट यानी करीबी, फुल फिगर। अब हमने ये नहीं बताना था कि कितने ऑर्डर हैं, हमने तो ये बताना था कितनी देर के बाद ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। तो वो भी देख लें जी कैसे हमने कैलकुलेट करना है। आफ्टर हाउ मेनी वीक्स एन ऑर्डर विल बी प्लेस्ड। उसका फॉर्मूला बहुत आसान है, साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि साल में कितने हफ्ते हैं, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि समटाइम क्वेश्चन में बता देता है देयर आर 48 वीक्स, देयर आर 40 वीक्स, तो फिर आपने वो वीक्स लेने हैं।
लेकिन अगर ना बताए तो हमें पता है कि एक स्टैंडर्ड ईयर में 52 वीक्स होते हैं और हमने कहा हमने साल में 26 ऑर्डर करने हैं, तो इसका मतलब है हर 2 हफ्ते के बाद हमारा ऑर्डर प्लेस हो रहा होगा. After every 2 weeks we will be placing an order, क्योंकि हमने साल में 26 ऑर्डर प्लेस करने हैं, तो पूरे साल में 52 हफ्ते हैं, तो हम हर 2 हफ्ते के बाद ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे. तो आप इस चीज को नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें. तो यहां से हमें पता चला कि हम कितने दिन के बाद ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे. जी, ये एक दफा ईओक्यू की कैलकुलेशंस को भी आप स्क्रीनशॉट में ले आए. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6. तो ये जी मैंने आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 करा दी. इसमें हमने क्या करना था, ईओक्यू फाइंड करनी थी, और एक चीज हमने इसमें एक नई देखी कि कितने हफ्तों के बाद हम ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे. आफ्टर हाउ मेनी वीक्स वी विल बी प्लेसिंग एन ऑर्डर. तो ये यहाँ तक तो ईओक्यू वाला ही था पॉइंट. अब मैं अगली चीज आपको ये बताऊंगा, जो डिस्काउंट वाली एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आपको दी थी, ईओक्यू विद डिस्काउंट, वो आपको मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था. ये इलस्ट्रेशन तो सॉल्व हुई हुई है. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम आपसे डिस्कस करता हूँ. ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7, ये भी थोड़ी सी टेक्निकल थी. इसमें स्टूडेंट्स ने कुछ कॉमन मिस्टेक्स की हैं, तो वो आज इसको देख लेंगे. W Limited is a retailer of beer barrels. The company has an annual demand of 36,750 barrels. अब यूनिट्स की बजाय उसने बैरल्स लिख दिए हैं. The barrel cost $12 each. Fresh supplies can be obtained immediately, but ordering cost and the cost of carriage inward are $200 per dollar. तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो आपकी 200 पर ऑर्डर है. द एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 बैरल इन इन्वेंट्री इज एस्टिमेटेड टू बी, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट है, यानी एक बैरल की होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 1.2 है. द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी has been calculated to be 3500 barrels. EOQ उसने खुद ही कैलकुलेट कर दिया है, तो आपको EOQ कैलकुलेट नहीं करना. तो EOQ जो है वो 3500 बैरल उसका आंसर आ गया. The supplier introduces a quantity discount of 2% on the orders of at least 5000 barrels. कहता है मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा अगर आप मुझे कम से कम 5000 बैरल का ऑर्डर दें, एंड 2.5% ऑन ऑर्डर एट लीस्ट 7500 बैरल्स. यानी ये एक तरह से एक सवाल के अंदर 2 कैलकुलेशंस हो जाएंगी. तो ये समझे 2 सवाल हो गए आपके, कि एक दफा मुझे कंपैरिजन करना है कि मुझे 5000 ऑर्डर करना चाहिए या 7500 करना चाहिए. तो जो बेस्ट ऑप्शन होगी उसकी तरफ हम जाएंगे. रिक्वायर्ड क्या है, डिटरमिन वेदर द लीस्ट कॉस्ट ऑर्डर क्वांटिटी इज स्टिल ईओक्यू. कहता है मुझे बताइए कि क्या मैं अब भी सबसे सस्ता ऑर्डर साइज ईओक्यू को ही समझूं. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो आपको मैंने इसकी कैलकुलेशन का तरीका बच्चों ये बताया था कि आपने 3 चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं, ईओक्यू पे भी और वो नए ऑर्डर पे भी. नंबर 1, एनुअल परचेजिंग कॉस्ट. एनुअल परचेजिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट इनटू एनुअल डिमांड. अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें
तो एनुअल डिमांड है 36,750 बैरल और एक बैरल की कॉस्ट है 12। 36,750 इंटू 12, तो ये बता दें ये कितना आता है। ये आपकी एनुअल परचेजिंग कॉस्ट होगी। $441,000, ओके। देन एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कॉस्ट पर ऑर्डर इज गिवन इन क्वेश्चन 200, so CO is 200. Number of orders, annual demand 36,750 divided by order size 3,500. Annual ordering cost जो है वो भी बता दें। जी मुझे आंसर नजर नहीं आया अभी। $2,100, ओके। थर्ड, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, CH into average inventory। CH होल्डिंग कॉस्ट जो है वो आपको दी हुई है $1.2, तो ये $1.2 आ गया। एवरेज इन्वेंट्री, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक, लेकिन बफर स्टॉक इस सवाल में है ही नहीं। इसको सॉल्व करें, ये भी होप सो 2100 ही होगा, क्योंकि हमें पता है EOQ पे ये दोनों चीजें बराबर होती हैं। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बनी? $441,000 प्लस 2100 ऑर्डरिंग वाला प्लस 2100 होल्डिंग वाला, तो इनको टोटल किया तो ये कितना बनेगा? टोटल बताइएगा। $445,200, 445,200, ठीक है जी। ये हमने कॉस्ट फाइंड कर ली एट EOQ। अब हमें ये डिसाइड करना है कि शुड वी लीव EOQ और नॉट। तो इसका मतलब है उसने हमें दूसरा कोई और लेवल दिया हुआ है, ऑर्डर साइज। अगर हम ऑर्डर साइज जो है 5,000 रखें, अगर हम ऑर्डर साइज जो है वो 5,000 रखें, तो फिर क्या होगा? फिर हमें वो डिस्काउंट देगा।
कितना डिस्काउंट देगा? 2%। अब हमारी एनुअल परचेजिंग कॉस्ट पहले ये लिख ली है 441,000। अब इस पे 2% ऑफ मिल जाएगा, यानी 98% हमने देना होगा। तो इसका 98% कितना बनेगा? 2% हमें डिस्काउंट मिल गया इस परचेजिंग कॉस्ट पे। $430 to $180। तो ये जी आपकी परचेजिंग कॉस्ट हो जाएगी। अच्छा, इस सूरत में एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी? CO cost per order is 200 into number of orders. Annual demand is 36,750 divided by order size 5,000। तो ये कितना हो जाएगा? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 1470। ओके। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट CH 1.2 into order size divided by 2। अब मैं फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने बार बार कई दफा फॉर्मूलाज लिख लिए हैं। अब मैं जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं। तो ये 3000 हो गया। टोटल कॉस्ट 432 180 प्लस 1470 प्लस 3000। ये बना जी 436 650। तो देखें, अगर EOQ की कॉस्ट से कंपेयर करूं तो ये EOQ से तो कम है। EOQ पे आपका इतना खर्चा था, इस ऑर्डर साइज पे इतना एक्सपेंस है। अब मेरे पास एक और चॉइस भी है कि मैं 2.5% डिस्काउंट भी ले सकता हूं अगर मैं ऑर्डर साइज जो है वो 7500 का कर दूं। तो मुझे पहले वो भी देख लेना है, हो सकता है वो इससे भी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है कि 7500 मेरे लिए ज्यादा सूटेबल हो। तो इस सूरत में एनुअल परचेजिंग कॉस्ट कितनी होगी वो देख लेते हैं। हमारी ओरिजिनल परचेजिंग कॉस्ट थी 441,000। अब मुझे 2.5% डिस्काउंट मिलेगा तो 97.5% मुझे पे करना होगा। तो ये कितना बनेगा? 429,975। इसी तरह एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 200, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एनुअल डिमांड divided by order size $980। Then annual holding cost CH $1.2 into average inventory order size divided by 2 $4,500। इसमें हम ऐड कर दें ये सारा कुछ।
इसका टोटल बना जी 435 455। अब देखें इसका आंसर इस वाले से भी कम आ गया, तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट आई हमारी 7500 पे। तो हमें ये पता चल गया कि इफ वी ऑर्डर 7500 बैरल्स इट इज हैविंग अ लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। हमने बताना क्या था? हमने बताना था कि क्या स्टिल ईओक्यू बेस्ट है? नहीं। तो इसका आंसर होगा as the lowest cost is at 7500 barrels, therefore the new order size will be 7500 barrels। तो ये जी इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले। ये मैंने तीनों ऑर्डर साइज जो है उन पे तीनों कैलकुलेशंस आपको कर दी हैं। उम्मीद है कि अब इसमें जो आपको थोड़े थोड़े मसले आते होंगे वो आपको समझ आ गए होंगे। ईओक्यू भी कर लिया, ऑर्डर साइज ऑफ 5000 भी हो गया, ऑर्डर साइज ऑफ 7500 भी हो गया। बाकी इसका सोल्यूशन आपकी बुक में मौजूद है, आप वहां से भी देख सकते हैं। एक बड़ा सिंपल सा सवाल आया है जी, डिस्काउंट के बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सेम क्यों नहीं आई? तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सिर्फ ईओक्यू पे बराबर होती है। यही तो एमसीक्यू भी बताया था कि एट ईओक्यू एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। ईओक्यू के अलावा ये किसी भी पॉइंट पे बराबर नहीं होते। अब देखें स्टूडेंट ने क्या पिक कर लिया, स्टूडेंट ने अपनी मर्जी से एक कॉन्सेप्ट पिक कर लिया कि ये दोनों बराबर होते हैं, हालांकि मैंने ये सरासर बताया ही नहीं है कि ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो यही बात जो मैं क्लास के शुरू में कर रहा था कि बेटा वो चीजें अंडरस्टैंड करें जो आपको बताई जाती हैं, ना कि वो अंडरस्टैंड कर लें जो आप खुद से समझना चाहते हैं। तो देखिए आपने कॉन्सेप्ट पिक किया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती हैं, लेकिन कब बराबर होती हैं ये पिक ही नहीं किया आपने। तो इसलिए प्लीज वो चीजें सीखें जो आपको सिखाई जा रही हैं, और उसका वाहिद हल कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ा करें। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ ईओक्यू पे बराबर होती हैं, बाकी किसी और जगह पे ये बराबर नहीं है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हैं तो आपके गलत सवाल अराइज ही नहीं होंगे। जी अच्छा, एक इलस्ट्रेशन और थी, ये वाली जो आपको अब स्क्रीन पे नजर आ रही है। इसमें उसने लिखा हुआ है होल्डिंग कॉस्ट इज 20% पर एनम ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इस पे भी कुछ स्टूडेंट्स ने कंफ्यूजन्स का शिकार मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को। बेटा इस सवाल में ना CH उसने रुपीज में या डॉलर में नहीं दी हुई, उसने कहा है कि ये होगा 20% किसका? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। यानी जितने की इन्वेंट्री होगी
उसका 20%। अब इन्वेंट्री कितने की है वो उसने लिखा है कि वो कितने की खरीदता है, 1.2 की, तो इट मींस ये 20% होगा $1.2 का। तो ये होल्डिंग कॉस्ट आपको निकालनी पड़ी 0.24। तो ये भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन थी कि ये 20% है तो अब इसको कैसे लेंगे, तो ये 0.24 आएगा जी, ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पे था। अच्छा, एक पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इससे तो आप ईओक्यू तो कैलकुलेट कर लेंगे, इस आंसर से ईओक्यू कैलकुलेट हो जाएगी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके, 2 इंटू COD डिवाइडेड बाय CH अंडर स्क्वायर रूट। अगर इसमें भी डिस्काउंट का एलिमेंट आ जाए, क्योंकि एक इलस्ट्रेशन कल एक स्टूडेंट ने शेयर की थी किसी ग्रुप में कि अगर इसमें भी डिस्काउंट आ जाए, तो देखें जब डिस्काउंट होगा तो आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में कमी आएगी। सपोज करें 2% डिस्काउंट होता है, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है वो 2% कम हो जाएगी। 1.2% डिस्काउंट हुआ तो 98% रह गई। तो ये जो भी आंसर आएगा, अब इस पे CH कैलकुलेट होगा, यानी अब 20% किसका लेंगे, ये जो वैल्यू आई, तो 1.2 को 2% अगर मैं डिस्काउंट करूं तो ये बनेगा 1.176। अब मैं इसका 20% लूंगा तो ये CH होगा। तो ये बना 0.23। तो अब 0.24 नहीं होगा, 0.23 होगा। तो ये तरीकाकार आपने अप्लाई करना है अगर ऐसा हुआ कि होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी हो कि जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है उसका 20%, तो फिर आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है। और अगर इसमें डिस्काउंट आ जाए तो जो डिस्काउंटेड फिगर होगी उसका 20%, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का 20%। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो भी होगी हम उसका 20% लेंगे। तो अगर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो है वो कम होती है तो CH भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थी इसी बुक में, तो जो जिन्होंने नहीं की वो करेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि अच्छा सर यही पॉइंट बता रहे थे जी आज। अच्छा, यहां तक मैंने आपको जो पढ़ाया ना, यहां तक मैंने अजम्पशन ली हुई थी कि हम जो खरीदते हैं बाहर से खरीदते हैं, इसलिए इसका नाम था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी मैं खरीदता हूं। यानी ये मॉडल किस पे अप्लाई होगा, हर वो चीज जो हम बाय करते हैं, वो फिनिश गुड्स हो सकती हैं, वो रॉ मटेरियल हो सकता है, कुछ भी जो हम बाय करते हैं उसे उस पे हमने ये मॉडल लगाना है कि जब भी बाय करना है इतना बाय करना है। अब ऐसा भी होता है कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस खुद प्रोड्यूस करती हैं, प्रोडक्शन कर रही होती हैं। तो जब प्रोडक्शन करते हैं, जैसे अगर आप देखें ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये प्रोडक्शन करती है कंपनी किस चीज की, AC की, रेफ्रिजरेटर की, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो इन्होंने कितनी प्रोडक्शन करनी है, मसलन अगर AC को लें तो AC का एक पर्टिकुलर मॉडल जो है वो मॉडल कितने यूनिट इन्होंने प्रोड्यूस करने हैं। तो अब हम जरा प्रोडक्शन के लिहाज से देखते हैं कि प्रोडक्शन के लिहाज से ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या है। ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्वांटिटी तो उसे कहते हैं EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ये वाला मॉडल तब यूज होगा जब हम प्रोडक्शन फाइंड करना चाहते हैं कि मुझे कितने यूनिट इकट्ठे बनाऊं तो सस्ता पड़ेगा। इकोनॉमिक का मतलब है सस्ता होना, लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट।
बैच क्वांटिटी, यानी मुझे बैचेस कितने बनाने हैं, बैच की कितनी क्वांटिटी बनानी है, तो उसे कहते हैं EBQ। और जो EBQ है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, उसका फार्मूला उसी से मिलता जुलता है, बस इसमें एक चीज नई है, 2 into CO into D divided by CH into 1 minus D over R। CO EOQ में होता था ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहां पे ऑर्डर नहीं करेंगे, यहां पे हम प्रोडक्शन करेंगे। जब भी प्रोडक्शन की जाती है तो हमें इनिशियली सेटअप लगाना पड़ता है, तो यहां CO होगी कॉस्ट पर सेटअप। अब ये कॉस्ट पर सेटअप का क्या मतलब है, एक स्टूडेंट के लेवल पे अभी इतना एक्सपोजर नहीं होता कि आप सेटअप को समझ सकें। मैं आपको एक बिल्कुल आसान सी एग्जांपल देता हूं कि अक्सर लोगों ने देखा होगा कि जो फार्मर होता है वो फसल काश्त करता है, तो जब वो फसल काश्त करता है तो हर दफा उसे हल चलाना पड़ता है, फिर पानी भी लगाना पड़ता है। तो ये जो उसने तैयारी की है प्रोडक्शन करने की, इसको सेटअप कहते हैं। अब अगर ओरिएंट कंपनी ने एसी बनाना है, तो आपको पता है ये एसी की पर्टिकुलर शेप्स है, इनडोर की शेप और है, आउटडोर की शेप और है, और मॉडल टू मॉडल इनडोर की शेप डिफरेंट है। तो ये सारा कुछ बनता तो मशीनों से ही है। तो जब हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो हमने अपने मशीन को सेटअप किया होता है उसकी शक्ल और सूरत के मुताबिक। तो हम जब वो चीजें जितनी बनाते हैं वो उसी मॉडल के मुताबिक बनती हैं। फिर जब हम मॉडल चेंज करते हैं तो हमें उस सेटअप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। सो CO इज द कॉस्ट पर सेटअप। और आपको सेटअप का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि सेटअप वो इनिशियल प्रिपरेशन है जो हम प्रोडक्शन करने से पहले करते हैं, तो उस पे हमारे जो पैसे लगेंगे हर दफा उसे CO कहेंगे। D एनुअल प्रोडक्शन है कि हमने साल में कितनी प्रोडक्शन करनी, एनुअल डिमांड लिखेंगे, D इज द एनुअल डिमांड। CH उसी तरह होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब इसमें R है एनुअल प्रोडक्शन, D एनुअल डिमांड था, R एनुअल प्रोडक्शन है। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन कराऊंगा, उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। ये देखिए जी, Q इज द बैच साइज यानी क्वांटिटी, D इज द एनुअल डिमांड, CH इज द होल्डिंग यूनिट 1 यूनिट पर एनम, CO कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप 1 बैच यानी वही सेटअप की कॉस्ट, R एनुअल रिप्लेनिशमेंट रेट। अब मैं आपको इसको एक इलस्ट्रेशन से करवाता हूं, इस सवाल को गौर से समझिएगा। प्रोडक्शन इज सेट एट 50 यूनिट्स पर वीक, यानी मैं एक हफ्ते में 500 यूनिट बनाऊंगा। डिमांड इज 10,000 यूनिट्स पर एनम, मेरे साल में 10,000 यूनिट डिमांडेड है, इवनली स्प्रेड ओवर 50 वर्किंग वीक्स। तो ये देखें इस सवाल में वीक बता दिए, मैंने कहा था ना कि कुछ सवालों में वो वीक बता दिया करेगा। तो अब उसने कहा 50, तो 50 ही लेने हैं। अब ये नहीं सोचना कि नहीं यार ये तो 52 होते थे 50 कैसे हो गए, तो ये 50 वीक्स ही आपने लेने हैं। सेटअप कॉस्ट इज 2700 पर बैच, यानी हर दफा जब मैं एक बैच को प्रोड्यूस करूंगा तो सेटअप कॉस्ट मेरी लगेगी $2700, और स्टोरेज कॉस्ट है 2.5। अब हमने बताना है EBQ। द फार्मूला फॉर EBQ is 2COD divided by CH into 1 minus D over R under square root। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 into 2700 into annual demand 10,000 divided by CH 2.5, 1 minus annual demand D over R।
व्हाट इज आर? आर मैंने आपको लिखवाया एनुअल प्रोडक्शन, ये नई चीज है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि मैं हर हफ्ते में 500 बनाऊंगा, यानी प्रोडक्शन कितनी करूंगा? 500 पर वीक। अगर मैं इसी रेट से प्रोडक्शन करता जाऊं तो साल में 50 हफ्ते हैं, तो एनुअल प्रोडक्शन कितनी कर लूंगा? 25,000। तो ये आ रहा है जी एनुअल प्रोडक्शन। इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू 2700 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 1 माइनस 0.4। तो यहां से EBQ का आंसर निकाल लें। ये 0.4 कैसे बना? 10,000 को 25,000 से डिवाइड किया, 0.4 बनेगा। 1 में से 0.4 माइनस किया, 0.6 हो जाएगा। 0.6 को 2.5 से ज़रब दे दे, आंसर आ जाएगा। फिर आप इसे सॉल्व कर लें तो ये आपको EBQ का आंसर मिल जाएगा। तो इसने निकाला है जी 6,000। आपका आंसर भी होपफुली 6,000 ही आया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब भी प्रोडक्शन करनी है 6,000 यूनिट्स की करनी है, 6,000 से कम नहीं करनी। क्योंकि बात मैंने यहां से स्टार्ट की थी ना कि ओरिएंट ने अगर एसी का मॉडल बनाना है तो कितने यूनिट इकट्ठे बनाए, तो इसका बैच साइज क्या होगा? तो आपने बता दिया कि इसे 6,000 यूनिट्स का एक बैच बनाना है। इकोनॉमिक बैच साइज, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो ये जी इसको भी आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमने इलस्ट्रेशन की है। आपने करना क्या है, आपने इसकी ये थ्योरेटिकल रीडिंग भी करनी है। व्हाट इज EBQ? तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये इसी की इलस्ट्रेशन है एक। इसका सॉल्यूशन हुआ है नेक्स्ट पेज पे। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8, ये आपने करनी है, होम असाइनमेंट है, ये कर लीजिएगा और सॉल्यूशन मैच कर लीजिएगा। अब दो बातें आखिरी हमारी छोटी छोटी रह गई हैं जो हमने आज करनी है, एक मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल और एक मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का मतलब होता है मैंने ज्यादा से ज्यादा कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। तो इसका फॉर्मूला है जी रीऑर्डर लेवल प्लस ऑर्डर साइज माइनस मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम। तो यहां से मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का आंसर आ जाएगा। और इसी तरह मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का भी एक फार्मूला है, वो लिख देता हूं, फिर एक इलस्ट्रेशन कराऊंगा दोनों की। रीऑर्डर लेवल, ये रीऑर्डर लेवल को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, माइनस एवरेज इन्वेंट्री, सॉरी एवरेज इन्वेंट्री नहीं, एवरेज यूजेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम। एवरेज इन्वेंट्री लिखूंगा तो उसका मतलब कुछ और है, एवरेज यूजेज लिखूंगा तो उसका मतलब कुछ और है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है एवरेज यूजेज। तो ये जी इन्वेंट्री लेवल भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम इन्वेंट्री लेवल के बारे में कुछ बताया हुआ है, ये आपने रीडिंग करनी है। बातें सारी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इनसे रिलेटेड। ये इसके फार्मूलाज आगे, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल। तो देखें फार्मूला मिनिमम लेवल का वही है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम।
और मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी एक ही बात है, ईओक्यू भी कह सकते हैं, ऑर्डर साइज भी कह सकते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है जब भी ऑर्डर प्लेस करूंगा कितना करूंगा, माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। अच्छा, इसकी शायद इलस्ट्रेशन इसने कोई दी नहीं है, मैं खुद से बना लेता हूँ। जी, मैं यहाँ पे डाटा सपोज करके खुद से बना लेता हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि आपको उसने क्वेश्चन में यूजेज दिया हुआ है, कहता है यूजेज है 500 kgs टू 1000 kgs पर वीक, यानी एक हफ्ते में मैं 500 किलो से लेके 1000 किलो तक का यूजेज रखता हूं। लीड टाइम 5 to 9 days, या चलें इसको पहला सवाल है वीक में करते हैं, 5 to 9 वीक्स, क्योंकि यूजेज वीकली है तो लीड टाइम भी सेम होना चाहिए, वीक्स में होना चाहिए। रीऑर्डर साइज, यानी जब भी मैं नया ऑर्डर प्लेस करता हूं तो रीऑर्डर साइज इज 10,000 kgs। जब भी खरीदना है 10,000 खरीदना है। अब हमें इस सवाल से बनानी है दो चीजें, तीन चीजें सॉरी। एक तो रीऑर्डर लेवल बताना है, फिर एक मैक्सिमम इन्वेंट्री बतानी है, और एक मिनिमम इन्वेंट्री बतानी है। ये तीनों फार्मूलाज हम पढ़ चुके हैं, बस अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। रीऑर्डर लेवल का मैंने फार्मूला पहले लेक्चर में बताया था, इन्वेंट्री के पहले लेक्चर में। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। और मैंने उस दिन आपको इसकी लॉजिक बताई थी, फिर अगर ज्यादा से ज्यादा भी इस्तेमाल करूं और ज्यादा से ज्यादा डिले हो तो ये इतने केजी मेरे पास पड़े होने चाहिए। रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता था जिस पे जाके आपने नया ऑर्डर प्लेस कर देना है, यानी जब 9000 केजीज रह जाएंगे तो मैंने नया ऑर्डर प्लेस कर देना है। और कितना करना है, वो ऑर्डर साइज के बराबर होगा, वो इस सवाल में 10,000 है। तो होप्स हो कि आपको ये रीऑर्डर लेवल रिवाइज हो गया। मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम, तो ये यूजेज दिया हुआ था, ये कम से कम है, ये मिनिमम था, ये मैक्सिमम है। तो ये जी इतने पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लें आप रीऑर्डर लेवल तक का। अब उसके बाद हमने अगला पॉइंट बताना है मिनिमम इन्वेंट्री और मैक्सिमम इन्वेंट्री। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री का फॉर्मूला मैं अभी आपको बता के आया हूं, मैं दोबारा लिख देता हूं। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस ऑर्डर साइज माइनस मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम। वैल्यूज पुट करते हैं। रीऑर्डर लेवल अभी फाइंड किया 9000, रीऑर्डर साइज हमें सवाल में खुद ही बताया हुआ है 10,000। मिनिमम यूजेज, कम से कम यूजेज कितना है 500, और कम से कम लीड टाइम कितना है 5, तो ये 19,000 हो गया माइनस 2500, तो ये बन जाएगा जी आपका 16,500। इतने केजीज आपने ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करने हैं। दिस इज द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। इससे ज्यादा आपकी इन्वेंट्री का लेवल नहीं होना चाहिए किसी भी टाइम पे। मिनिमम की बात करते हैं, कम से कम कितना होना चाहिए। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल इज 9000, एवरेज यूजेज जी इधर देखिए, ये मिनिमम और मैक्सिमम दिया हुआ है। और जब आप छोटे थे एवरेज का कॉन्सेप्ट सीखा था आपने 5वीं 6ठी क्लास में, तो तब आपने देखा होगा कि एवरेज लेना हो तो जितनी चीजें दी होती हैं उनको जमा करो और उन पे डिवाइड कर दो n पे।
तो अगर मुझे एवरेज यूजेज निकालना है तो मैं क्या करूं, मैक्सिमम और मिनिमम को ऐड करूं, डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, तो एवरेज यूजेज 750 आ गया। और इसी तरह अगर मुझे एवरेज लीड टाइम चाहिए तो मैं यही रूल लीड टाइम पे अप्लाई कर दूं, 5 + 9/2, तो ये 7 वीक्स आ जाएगा। तो ये एवरेज यूजेज और एवरेज लीड टाइम 750 इंटू 7, तो ये 750 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा जी 5250। और 9000 में से इसे लेस कर दें तो ये इतने केजीज आ गया। अब ये क्या बता रहा है इतने केजी, ये बता रहा है जी मिनिमम इन्वेंट्री, यानी मिनिमम इन्वेंट्री का मतलब है इससे कम आपकी इन्वेंट्री होनी नहीं चाहिए। अच्छा, मिनिमम इन्वेंट्री को डेंजर लेवल भी कहते हैं, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल इसलिए कहते हैं कि अगर आपका स्टॉक इससे भी कम हो गया तो फिर क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री जो है वो कभी भी स्टॉक आउट हो सकती है। तो ये जी आज मैंने आपको एक मैक्सिमम इन्वेंट्री, मिनिमम इन्वेंट्री, ये आपको सिखाया। एवरेज यूजेज और एवरेज लीड टाइम को मल्टीप्लाई करें, एवरेज यूजेज और एवरेज लीड टाइम कैसे निकाला वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस पूरी स्क्रीन को आपके सामने कर देता हूं फॉर स्क्रीनशॉट जी। ये एक इसका कंप्लीट है सॉल्यूशन, जिसमें हमने रीऑर्डर लेवल भी फाइंड किया, मैक्सिमम इन्वेंट्री भी फाइंड की, मिनिमम इन्वेंट्री भी फाइंड की। आज का एक लास्ट छोटा सा पॉइंट, एक वर्ड आया एवरेज इन्वेंट्री और अभी एक वर्ड पड़ा एवरेज यूजेज। अक्सर स्टूडेंट्स इसको आपस में मिक्स कर लेते हैं कि शायद ये एक ही चीज है, तो गौर से सुन लें। एवरेज यूजेज का मतलब है मैं इस्तेमाल कितना करता हूं। जैसे अभी हमने कहा कि कम से कम 500 किलो, ज्यादा से ज्यादा 1000 किलो, तो एवरेज यूजेज निकल आया 750, ये यूजेज है, इस्तेमाल। एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री रहती कितनी है मेरे पास, पड़ी कितनी होती है एट ए टाइम। तो एवरेज इन्वेंट्री कहां यूज करते थे, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन में। तो वो एवरेज इन्वेंट्री थी जिसका फॉर्मूला था ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक। तो एवरेज इन्वेंट्री और चीज है, एवरेज यूजेज और चीज है। तो इसलिए इसको एक ना समझ लेना कि एवरेज लिखा हुआ है दोनों के साथ, तो जाने दो एक ही बात है। तो ये एवरेज इन्वेंट्री और एवरेज यूजेज दोनों डिफरेंट टर्म्स है जी। यहां तक आपने इसको करना है जी। बुक आपके सामने मैंने आज खोली हुई थी, बुक से आपने इसकी सारी रीडिंग कर लेनी है। अब देखें, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, 2 भी कर लिया, हाउ टू परचेज भी कर लिया, मैक्सिमम इन्वेंट्री, मिनिमम इन्वेंट्री, ये सारा कुछ कर लिया। अब इस चैप्टर में हमारे ये 2 काम रह गए, तो ये इंशाल्लाह फिर ऑनवर्ड लेक्चर्स में होंगे। क्वेश्चंस आज आपके कोई नहीं है, साथ साथ एड्रेस हो गए थे, तो क्लास को एंड करते हैं जी। इतना काम जो आपको मैंने करवाया है इसको आप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।